वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हम लोग ने मौर्यन डायनेस्टी कर लिया था, जिसमें हम लोग ने देखा था कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके नंदा डायनेस्टी में पद्मानंद को हटा के फिर स्टार्ट किया था मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के जितने किंग थे उनके बारे में हम लोग ने आगे के चैप्टर में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे वो अपना राजतंत्र और राजपाट कैसे चलाते थे। वही है आपका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बंगाली में सेम वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, जो कि है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हम लोग पहले देखेंगे डिफरेंट जो पोस्ट होते थे उसके लिए क्या क्या नाम दिया जाता था। जैसे कि जो मॉडर्न सिस्टम था वो मोनार्क सिस्टम था, जो कि मोनार्क सिस्टम क्या होता है, सिर्फ एक ही राजा होता है, एक ही हेड होता है और वो जो भी बोलते हैं वही सब तरफ चलता है। जैसे आज के दिन में अगर देखा जाए इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें सभी लोग वोट करते हैं और फिर राजा को चुना जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पर उस टाइम पे आपके मोनार्क होते थे जो एक ही राजा होते थे और वो सबके ऊपर शासन करते थे। अब दूसरे जो पोस्ट होते थे उनके बारे में देख लेंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो उन्हें कहा जाता था अमात्य। मतलब जो मंत्री परिषद होते थे, जो राजा को हर वक्त उनके राजतंत्र के बारे में ज्ञान देते थे, वो होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उन्हें कहा जाता था अमात्य। जो जनरल होते थे उन्हें कहा जाता था प्रधानमंत्री। जो उनके जनरल होते थे उनके कहा जाता प्रधानमंत्री। जो आर्मी हेड होते थे, जो लड़ाई में सबसे बड़े हेड होते थे, मतलब सबसे बड़े तो राजा होते थे, फिर प्रधानमंत्री होते थे, और तीसरा जिसका बात आर्मी में सबको सुनना पड़ता था वो होते थे सेनापति। फिर चौथे आते हैं पुरोहित। पुरोहित तो आप सबको पता ही होगा कि प्रीस्ट होते थे, तो उन्हें कहा जाता था पुरोहित। फिर आते थे महामतास। महामतास कौन थे? ये थे हायर ऑफिशियल्स। हाई ऑफिशियल्स जितने भी होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, उन्हें कहा जाता था महामतास। फिर आते हैं समरहत्ता पे। समरहत्ता अगर बात की जाए तो जो टैक्स कलेक्शन करते थे उन्हें कहा जाता था आपका समरहत्ता। और टैक्स को क्या कहा जाता था? तो टैक्स को कहा जाता था आपका बाली। जो टैक्स होता था उसे कहा जाता था बाली, और बाली जो कलेक्ट करता था उसे कहा जाता था समरहत्ता। फिर है आपका समनिधाता। समनिधाता कौन था? जो राजा का राजकोष है, जो सिर्फ राजा का राजकोष है, उसका जो रखवाली करता था वो होता था समनिधाता। तो क्या है? कीपर ऑफ किंग्स वोल्ड। और जो पूरा राज्य का राजकोष है उसे कौन देखता था? तो देखता था उसे पानीय अध्यक्ष, कीपर ऑफ वोल्ड। तो पानीय अध्यक्षों में से जो सबसे अच्छा पानीय अध्यक्ष होता था उससे बनाया जाता था समनिधाता। वो कौन होता था? कीपर ऑफ किंग वोल्ड। और पानीय अध्यक्ष कौन होता था? कीपर ऑफ वोल्ट। और वोल्ट मतलब ये पूरा किंगडम का जितना पैसा है वो सब इसमें रहता था। उसका ध्यान कौन रखता था? पानीय अध्यक्ष। फिर है आपका अष्टलपा अध्यक्ष। अष्टलपा अध्यक्ष कौन होते थे? ये होते थे ग्रेट राइटर। अष्टलपा अध्यक्ष ये पर्टिकुलर कोई ग्रुप नहीं था, ये कोई भी हो सकता था, कोई भी महान राइटर हो सकते थे। और जो भी अष्टलपा अध्यक्ष होते थे उनको खाली किंगडम में नहीं, वो जहां भी जाए उनको काफी रेस्पेक्ट मिलता था। फिर अगर आर्मी की बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी की, तो वो 4 हिस्से में डिवाइड थी। पहला हिस्सा था आपका इन्फेंट्री, जो कि आपके पैदल सेना होते थे। फिर थे आपके एलिफेंट, जो कि हाथी पे सवार होके अटैक करते थे। ये हाथी पे अटैक करने के लिए आपके जो अलेक्जेंडर है, जिन्हें हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने इंडिया पे अटैक नहीं किया था। मतलब इंडिया पे अटैक किया था पर वो आगे नहीं बढ़े थे।
वो जब पंजाब में जाते हैं, पंजाब में उनका लड़ाई होता है पोरस के साथ, और अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई होता है उसे कहा जाता है आपका बैटल ऑफ हाइडफर्स। तो बैटल ऑफ हाइडफर्स में अलेक्जेंडर जब पोरस के साथ लड़ाई करते हैं तब पोरस अपना जो छुपा हुआ हथियार है उसको निकालते हैं। छुपा हुआ हथियार तो नहीं कह सकते, पर पोरस एक नया हथियार निकालते हैं जो कि है आपका हाथी। तो अलेक्जेंडर ने कभी नहीं देखा था इतना विशाल जानवर लड़ाई में भी आ सकता है। तो इसी कारण से अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया अगर पोरस के पास हाथी है तो ये भी तय है कि दूसरे जो भारत के राजा है उनके पास भी हाथी होगा। इसलिए अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि पोरस को हराने के बाद वो वापस अपने देश चल जाएंगे। तो ये हाथी पे सवार होने वाली सेना। फिर है आपकी कैवलरी, जो कि आपकी घोड़सवार होती थी। और आखिरी में आता है चैरियट, जो कि रथ सवार होते थे। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, राजा होते थे, वो लोग चैरियट में लड़ाई करते थे। फिर अगर इनके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अलेक्जेंडर जब हार गए थे, अलेक्जेंडर हारने के बाद उन्होंने अपने मिनिस्टर को वहां पर रख दिया था। अपने एक मिनिस्टर को वहां पर रख दिया था, और वो मिनिस्टर जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे तब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था उन्होंने मेगास्थनीस को। मेगास्थनीस की अगर बात की जाए, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखा था जिसका नाम था आपका इंडिका। मेगास्थनीस के इंडिका में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य सम्राट के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा था। और उसी इंडिका से हम लोग को पता चला कि ये जो आर्मी होती थी, ये 4 ग्रुप की आर्मी, इसे संभालने के लिए 6 समिति बनाई जाती थी। और हर एक समिति में आपके 5 जन लोग रहते थे। मतलब टोटल आपके 6 समिति है और हर एक समिति में 5 जन है, तो फिर टोटल आ गया आपके 30 जन। तो 30 जन का एक ग्रुप होता था जो कि ये पूरी आर्मी संभालती थी। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के कैपिटल के बारे में। मौर्यन एम्पायर की अगर बात की जाए तो उसे डिवाइड किया गया था इनटू 5 रीजियंस। 5 जगहों में उसको डिवाइड किया गया था और हर एक जगह का अपना एक कैपिटल होता था। अब जगहों के बारे में और कैपिटल के बारे में देख लेंगे। अगर उत्तरा प्रांत की बात की जाए तो उत्तरा प्रांत में कैपिटल था आपका तक्षशिला। दक्षिणा प्रांत की बात की जाएगा तो दक्षिणा प्रांत में जो कैपिटल था वो था आपका सुवर्णगिरी, या फिर सेम नाम है, सेम जगह है, दूसरे नाम होते हैं सुवर्णगिरी या फिर बहुत जन कहते हैं स्वर्णगिरी। फिर अगर प्राची की बात की जाए तो प्राची का जो कैपिटल था वो था आपका पाटलिपुत्र। अवंती की अगर बात की जाए, अवंती का जो कैपिटल था वो था आपका उज्जैन। फिर आते कलिंगा आखिरी जगह पे। कलिंगा का अगर कैपिटल देखा जाए तो कलिंगा का कैपिटल था आपका तोशली। ये 5 जगह थे और ये उनके कैपिटल्स। फिर जो जगह को डिवाइड किया जाता था, जो 5 रीजन में डिवाइड किया गया था, हर एक रीजन को कहा जाता था प्रांत। अब इसे एक बार समझ लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पूरा जो मौर्यन एम्पायर था वो इंडिया था, मौर्यन एम्पायर पूरा एक कंट्री था। अब मौर्यन एम्पायर को स्टेट्स में डिवाइड किया गया और स्टेट को क्या नाम दिया गया, तो फिर प्रांत। प्रांत क्या है, तो फिर वो स्टेट्स है। अब प्रांत को आपके डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या दिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया विषय। ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट। अब विषय जो है, विषय को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। आपको पता ही होगा कि आप जहां पर रहते हैं वो एक ब्लॉक होता है, तो उससे ब्लॉक में डिवाइड किया गया और ब्लॉक को क्या नाम दिया गया, तो नाम दिया गया गोप। ये आपके ब्लॉक का नाम है। और फिर गोप जो है
उससे डिवाइड किया गया ग्राम। ग्राम मतलब तो हम लोग सभी समझते हैं, ये होते हैं विलेजेस। तो मौर्यन एम्पायर जो पूरा था, पूरा मौर्यन एम्पायर को डिवाइड किया गया प्रांतों में। प्रांत अगर कंपेयर करें तो आज के दिन में जैसे स्टेट होते हैं वैसे होते हैं प्रांत। प्रांत कितने हैं? तो 5 प्रांत है और हर एक प्रांत का अपना एक कैपिटल है। प्रांत की अगर बात की जाए, प्रांत को फिर डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? तो विषय। अब विषय को क्या डिवाइड किया गया? गोप में। गोप क्या था? ब्लॉक। और गोप को किस में डिवाइड किया गया? तब ग्राम में, जो कि आपका विलेजेस। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार उसे देख लेंगे। Each region were divided into प्रांत, प्रांत were divided into विषय जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट, एंड ईच विषय was divided into गोप जो कि आपका ब्लॉक, और ईच गोप was divided into ग्राम्स। अब देखेंगे हम लोग जुडिशियल सिस्टम के। जुडिशियल सिस्टम की बारे में अगर बात की जाए तो जुडिशियल सिस्टम जो उनका था उसमें 2 तरह के कोर्ट्स होते थे, 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। एक होता था आपका सिविल कोर्ट, जहां पर सिविल मामले जैसे जमीन के लिए लड़ाई या फिर घर में कोई झमेला, ये सब देखा जाता था आपके सिविल कोर्ट में, जिसका नाम था आपका धर्माष्ट्रीय न्यायालय। और दूसरे तरीके का जो कोर्ट होता था वो होता था क्रिमिनल कोर्ट। जैसे किसी ने कोई चोरी किया या फिर किसी ने किसी को मार दिया, वो होता था क्रिमिनल कोर्ट। और इससे क्या कहा जाता है? कंठदोषण। तो इस क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता है कंठदोषण। और ये दोनों में जो जज रहते थे वो होते थे धर्मस्थ। जज को कहा जाता है धर्मस्थ, मतलब दोनों कोर्ट में एक ही जज नहीं होते थे, अलग अलग जज होते थे, पर सारे जज को कहा जाता था धर्मस्थ। अगर आपको सिविल कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपको ज्यादा सख्त कानून नहीं होता था और ज्यादा सख्त पनिशमेंट भी नहीं मिलता था। पर कंठशोधन में अगर आपको मतलब कोई पनिशमेंट मिलता था तो वो काफी हार्श पनिशमेंट होता था, और इसलिए वहां पर क्रिमिनल कोर्ट जाने से सभी डरते थे। अगर उस टाइम में जेल की बात की जाए तो उसे कहा जाता था बंदरगाड़ा। अगर पुलिस लॉकअप की बात की जाए, पुलिस लॉकअप को क्या कहा जाता था? तो फिर कहा जाता था आपका चक्रा। गुरु पुरुष की बात अगर की जाए, गुरु पुरुष किसको कहा जाता था? सीक्रेट एजेंट। अब अगर अशोका के टाइम पे बात की जाए, अशोका के टाइम में जो गुरु पुरुष होते थे उनके भी गुरु पुरुष होते थे। मतलब बात की जाए अगर, उनके जो सीक्रेट एजेंट होते थे, सीक्रेट एजेंट पे नजर रखने के लिए भी वो सीक्रेट एजेंट रखते थे। और ऐसे करके अशोका का जो स्पाई सिस्टम था और सीक्रेट एजेंटों का सिस्टम था वो काफी सख्त था। तो सीक्रेट एजेंट को कहा जाता था गुड पुरुष। सीक्रेट एजेंट्स की अगर बात की जाए, इनको भी 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता था। एक होते थे एक संस्था, और दूसरे होते थे संचारा। संस्था की अगर बात की जाए, ये वो गुरु पुरुष होते थे जो कि एक स्पेसिफिक जगह में रहते थे। जैसे कि आपके तक्षशिला के अगर गुरु पुरुष देखा जाए, या फिर आपके वैशाली के गुरु पुरुष, मतलब एक ही जगह में वो रहेंगे। और अगर वो अच्छा काम कर सकते हैं तो फिर उन्हें प्रमोट किया जाता था टू संचारा। संचारा का मतलब होता था उनका कोई लिमिट नहीं होता था, और वो कहीं भी जा सकते, कहीं भी स्पाई सिस्टम अपना लगा सकते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर किया जा सकता था। इंफॉर्मेशन गैदर करते थे संचारा। तो अगर आप संस्था होके अच्छा काम करते थे तो आपको प्रमोट किया जाता था टू संचारा। अब सोशल सिस्टम की अगर बात की जाए तो सोशल सिस्टम में आपका वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता था। वर्ना सिस्टम क्या है? जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो डिवीजन होता था, ये सब को कहा जाता था आपका वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। जो सोशल सिस्टम था उसको लेके 2 जन महान विज्ञानी व्यक्ति ने किताब लिखा था। एक थे आपके मेगास्थनीज और दूसरे थे आपके चाणक्य।
इन दोनों के थोड़े जो सोच है जो किताबों में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। अगर मेगास्थनीज की बात की जाए, मेगास्थनीज ने लिखा था कोई भी स्लेवरी सिस्टम नहीं था उनके लिए, और चाणक्य ने लिखा था स्लेवरी सिस्टम था। अब मेगास्थनीज की अगर बात की जाए, मेगास्थनीज आपके ग्रीस के लोग थे, तो ग्रीस में वो रहते थे। तो बाद में वो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो वो जो भी देखते हैं आसपास वो लिखते हैं ऑन अ पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रीस, मतलब ग्रीस में जैसा माना जाता है वैसा वो लिखते हैं। पर चाणक्य जो लिखते हैं, चाणक्य अपना इंडियन सोच लेके जो इंडियंस में यूज किया जाता है, जो फर्नेस सिस्टम यूज किया जाता है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो मेगास्थनीज की बात की जाए अगर, मेगास्थनीज जो स्लेव देखते थे ग्रीस में, जो स्लेव्स देखते थे उन्हें बहुत बुरे हालत में रखा जाता था, उनसे सिर्फ काम करवाया जाता था और अत्याचार किया जाता था। पर चाणक्य ने जो स्लेव्स देखे थे उन्हें घर के काम के लिए रखा जाता था और उन्हें हमेशा घर का काम करना पड़ता था। इसलिए मेगास्थनीज और चाणक्य के सोच में डिफरेंस देखा गया था। चाणक्य ने कहा था स्लेवरी एग्जिस्ट करता है और मेगास्थनीज ने कहा था स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने और एक चीज लिखा था अपने किताब में कि जो सोसाइटी था उसे 7 भागों में डिवाइड किया गया था, 7 हिस्सों में डिवाइड किया था। और आपको पता है ये वर्नर सिस्टम में एक्चुअली 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पर मेगास्थनीज ने लिखा था जो सोसाइटी था उसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि आपके मेगास्थनीज और चाणक्य के बीच में सोच की कितनी डिफरेंस है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये ग्रीस से है और ये इंडियन है। बाकी दोनों बहुत बड़े पंडित थे और जो उन्होंने किताब लिखा था उनसे मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। कोई भी एम्पायर चलाने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो होता है बहुत स्ट्रांग एक इकोनॉमी। तो यहाँ पर इकोनॉमी का जो मेन सोर्स होता था वो था आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ द टैक्स कलेक्शन। तो जो मगध का एरिया है, आपको पता ही है कि गंगा का एरिया था, वहां पर सबसे ज्यादा आसानी से होता था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से इसलिए उनको काफी ज्यादा अच्छा टैक्स कलेक्शन मिल रहा था। बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप लोग ने इससे पहले अगर मौर्यन डायनेस्टी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि मौर्यन एम्पायर के जो राजा होते थे वो बाहर के राजाओं के साथ बातचीत करते थे और उनके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखते थे। इसलिए होता था क्योंकि वो ट्रेड करते थे और उनके व्यापार से उनसे एक दूसरे से बात होती थी और एक दूसरे का पहचान होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री था क्लॉथ इंडस्ट्री। क्लॉथ इंडस्ट्री बाहर के देश में, बाहर के कंट्रीज में बहुत डिमांड थी, पर इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे वो अब भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे और एग्रीकल्चर ही था आपका मेन सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। अगर कॉइन्स की बात की जाए तो 2 तरीके के कॉइन्स यूज होते, एक था आपका सिल्वर कॉइन और एक था आपका गोल्ड कॉइन्स। अब हम पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। पोर्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड होता था। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है ज़्यादातर आपके अभी के इंटरनेशनल ट्रेड अगर देखा जाए तो प्लेन के रास्तों से होता है, पर उस टाइम पे आपके प्लेन के रास्ते तो होते नहीं थे, तो बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे। तो जहाज़ों के लिए जो मेन पोर्ट था ड्यूरिंग मौर्यन डायनेस्टी वो था आपका बड़ौच, जो कि आपके गुजरात में। तो आज के चैप्टर बस यहीं तक था। आप लोग को थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।